आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 13 डिस्कस कर लेते हैं। कल 12 बता दिए थे, 13 भी डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों से 14 और 15 भी बन जाना चाहिए और 17 भी। ये सब सिंपल है जो एग्जाम्पल में भी बताया गया है। 17, 18 ये सब क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बनना चाहिए, इसलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग पे छोड़ेंगे। जो मेरे यहाँ पे बताने वाला क्वेश्चन उसको हम पहले बता देंगे। अगर उसमें से भी आप लोगों से नहीं बनता है तब हम उस क्वेश्चन को एक अलग वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं आज। 13 नंबर क्वेश्चन में अब देखो, अगर नीचे में एक पद रहता था तब आसान था बनाना। एक पद रहने के कारण क्या अलग अलग कर सकते थे, अलग अलग करके उसको बना सकते थे। ऐसा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेकिन इस केस में नीचे में एक पद नहीं है, तो इस कारण से हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ पर बढ़ चुका है। लेकिन ये ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे तो क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर ऊपर में 4 पद है, दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो दूसरा लास्ट वाला जो पद है वो x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है। तो ऐसा करते इसमें से पहले कुछ कॉमन कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी x-1 बन जाए। तो अगर इसमें से हम x² कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x-1 बन जाएगा। प्लस इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, तो x-1 बचेगा। तो ये दो पदों में से कुछ कॉमन कर लिए और नीचे में अब x-1 है इंटू डी। अब ऊपर से x-1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ऊपर से जब x-1 कॉमन हो जाएगा तब यहाँ पे क्या बचेगा, एक x² बचेगा, एक प्लस में यहाँ पे 1 बचेगा डिवाइडेड बाई x-1। अब यहाँ से x-1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, x² प्लस 1। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया x² प्लस 1 इंटू डी। अब दोनों का इंटीग्रेशन पता है, बार बार अलग करके बताने की जरूरत नहीं है। ये दोनों प्लस में तो अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाता है। x² का इंटीग्रेशन सबको पता है, घात फॉर्मूला लगता है और एक घात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो x³ बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे में जितना ऊपर घात आता है, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। घात वाला फॉर्मूला x⁴n वाला फॉर्मूला होता है x⁴n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। जितना घात ऊपर आता है उतना ही घात से भाग हो जाता है प्लस c। तो वही फॉर्मूला अप्लाई किया। 1 का हम लोग पहले जानते हैं कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x होता है। 1 इंटू डी का इंटीग्रेशन x होता है, तो x हो गया। लास्ट में अचर पद ऐड कर दो तो यही करेक्ट आंसर हो गया। इसको इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें का जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लेने वाले हैं, चलिए कौन सा क्वेश्चन बताया जाए। ये तो एग्जाम्पल में ही ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। सभी को पता है कि सेक में सेक से गुना होगा, सेक² बन जाएगा। सेक² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। और सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक x होता है। ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है जो बताए थे, इसको फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 19 और 20। तो 19 नंबर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 19 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 19 नंबर अगर अभी सिंपल क्वेश्चन देखेंगे तो कोई फार्मूला पे हमको नहीं दिख रहा है, कोई भी फार्मूला पे नहीं दिख रहा है। और नीचे में क्या है, तो नीचे में cos² x है और ऊपर में क्या है, तो sec² x है। तो sec² x का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन उसके साथ कोई भी चीज़ गुना में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर मान गुना में नहीं होना चाहिए, भाग में भी नहीं होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। प्लस माइनस में रहेगा तो चलेगा, बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भी अगर sec² x के साथ यहाँ पर नीचे में भाग में cos² है तो डायरेक्ट sec² x का फार्मूला इंटीग्रेशन का हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, और जब वो सिंगल रहेगा तभी जाकर हम लोग यूज कर पाते हैं। इस बात को समझना है। तो अगर हम लोग को sec² का यूज नहीं कर सकते, नीचे में cos² है, नीचे को प्लस को ऊपर लिखते तो ऊपर में sin² x आ जाता है, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। गुना में sin² x रहेगा तो फिर भी इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे। दोनों को चेंज करने का मतलब ये है, cos उल्टा होता है, sec उल्टा होता है cos का, तो इसको पलट के लिख सकते हैं 1 बटे cos² x
और ये कॉसेक स्क्वायर उल्टा होता है साइन का, तो ऊपर में साइन स्क्वायर एक इसके जगह पर लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब ये क्या आ गया, सिंप्लीफिकेशन अगर करेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब ये भी जानते हैं कि साइन बटे कॉस जो होता है वो क्या होता है, टेन होता है, तो यहाँ पर टेन लिखा जाएगा, लेकिन दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। लेकिन अभी भी दिक्कत ये है कि टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का होता है। और हम ये भी जानते हैं कि टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर सकते हैं, टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में एक्स सेक स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। हम लोग को स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। अगर याद होगा तो ये तीन टाइप का फार्मूला हम लोग पढ़ते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, एक पढ़ते हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो यहीं से यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसमें इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि इसलिए कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है और वन का भी इंटीग्रेशन होता है, तो हम लोग यहाँ से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ से हम यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो अगर टेन का कन्वर्ट करते तो यहाँ पर आ जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मतलब सेक एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब ये आसान हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, टेन एक्स होता है, माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, अब प्लस में क्या ऐड हो जाएगा सी, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग जो फार्मूला जानते हैं उस फार्मूला के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। जितना भी फार्मूला है, फार्मूला ध्यान में रहेगा तभी जाकर हम लोग फार्मूला के रूप में ला सकते हैं। अगर फार्मूला ध्यान में ही नहीं रहेगा तो अभी से हम लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि हम लोग इसको क्या करें। इसलिए सबसे पहले दिमाग में फार्मूला होना चाहिए। अगर अभी याद नहीं है तभी फार्मूला को फिर सामने रखिए और तब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें से इस क्वेश्चन को किस फार्मूला पर लेके जाया जा सकता है, उसके हिसाब से उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, तो जरूर आंसर तक आप पहुंच जाइए। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में घबराना नहीं है। जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आते जाएगा, लेकिन आप लोगों का काम है कि शुरुआती दौर में सही से ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान देना है। जब हम लोग बता रहे हैं तो अच्छे तरीके से ध्यान देना हम क्या कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक, और बार बार रिवीजन करके देखने की कोशिश करना है शुरुआती दौर में, हम ये बार बार बोलना चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर। बीस नंबर क्वेश्चन को अगर देखेंगे यहाँ पर भी कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है, करना क्या है, किस फॉर्मूला पे जाएगा। सबसे पहला काम वही करेंगे, सबसे पहले इसको नीचे में एक पद है ऊपर में दो पद है तो अलग अलग करें। इस स्थिति में सबसे पहले यही काम करेंगे। तो दो पद बनेगा, 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लिए। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि दो तो अच्छा है, दो ऐसे ही रह जाएगा। कॉस उल्टा होता है सेक का, तो ये ऊपर में से जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है और सिंप्लीफाई आसानी में बदल गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, अगर कॉस का उल्टा लिख देते हैं सेक तो यहाँ से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन बताए थे कि नीचे में 2 बार कॉस है तो एक साइन के साथ ले लो कॉस और एक अलग से लिख लो 1 बटे कॉस। इससे एक फार्मूला हमको ध्यान में जाता है कि ये टेन बन जाएगा, ये सेक बन जाएगा। तो सेक इंटू टेन का फार्मूला होता है, वो फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन पर। यहाँ से लिख सकते दो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो, अब बार बार इसको अलग करके लिखना, गुणांक को बाहर निकालना, ये बार बार अब नहीं करेंगे, ये टाइम टेकन है। ठीक, जब हम लोग बराबर एक क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब चीज़ें टाइम टेकन है, तो उसको हम लोग ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम लोग 2 फार्मूला यूज करने वाले हैं। एक तो फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का फार्मूला है, जो क्या हो जाता है टेन एक्स प्लस सी हो जाता है।
दूसरा जो फार्मूला है sec x और tan x, tan x को पहले लिखे या sec x को बाद में लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गुना में इधर से उधर लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है sec x प्लस सी। तो यही दो फार्मूला हम लोग को यूज करना है और इस क्वेश्चन को हल करना है। तो जैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे, ये सब इंटीग्रेशन साइन वगैरह हट जाता है। ये दो गुणांक है तो गुणांक के रूप में ऐसे ही रहेगा, और sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। फिर माइनस 3 है तो 3 ऐसे ही गुणांक रहेगा, sec x इंटू tan x इंटू sec x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो sec x हो जाएगा, प्लस में c ऐड हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो हम अलग अलग नहीं किए, डायरेक्ट हम यहाँ पे दिखा दिए, प्लस माइनस रहेगा तो कभी भी अलग अलग इंटीग्रेशन ही किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीस नंबर हो गया, और कोई क्वेश्चन बचा है कहाँ? दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। ऐसे इस प्रकार के जो 22 नंबर क्वेश्चन ऐसा बताए भी थे, इस क्वेश्चन को लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। और छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को। हम लोग पार्टी ऑफ कलर्स का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन। हम लोग को इंटीग्रेशन करना है √x प्लस 1/√x इंटू डी एक्स का। ये जैसे रूट का क्वेश्चन देना, हमेशा इसको घात के रूप में लिखना है, घात वाला फार्मूला यूज करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर √x को हमको पता है कि x का घात कितना लिख सकते हैं, 1/2 प्लस नीचे में यहाँ पर x का घात 1/, इसको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी चलते हैं। यहाँ पर x का घात नीचे में 1/2 होगा, तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो x का घात कितना बन जाएगा, -1/2 बन जाएगा इंटू dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन करना है घात का फार्मूला यूज करके। हमको पता है घात वाला फार्मूला में क्या होता है, एक जुड़ जाता है, तो 1/2 में +1 जुड़ जाएगा, डिवाइडेड बाय, जैसे इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करेंगे ये सब इंटीग्रेशन साइन और dx साइन हट जाना चाहिए। और यहाँ पे -1/2 है तो -1/2 में एक जुड़ेगा, डिवाइडेड बाई -1/2 +1, लास्ट में एक सी ऐड हो जाता है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैच करा लेते हैं, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो x का घात ऊपर में कितना आ जाएगा, 1/2 में एक जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, तो नीचे में भी एक जोड़ कर 3/2 ही आएगा। ऊपर में -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2 आएगा, डिवाइडेड बाय -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 ही आएगा, प्लस सी। ये जो नीचे में है ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। यहाँ पर कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा 2/3 x के पावर 3/2, और प्लस में ये ऊपर में 2 चला जाएगा, नीचे का 1 लिखा नहीं जाता है, x का घात 1/2 प्लस सी। हम मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगर मैच करेंगे 2/3 x के पावर 3, 2 इंटू 1 x के पावर 1/2, तो 2/3 x के पावर 3/2 और 2 इंटू एक्स के पावर 1/2, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का हम अभी लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन छोड़े हैं आप लोग को बनाना है, उसके बाद बताना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, तो उसको हम फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर।
यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, डेरिवेटिव दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिया हुआ है। अब देखो जब भी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं वो हमेशा वही फलन प्राप्त होता है। तो अगर यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन जो है, हमको फलन निकालना है, एफ ऑफ एक्स का मान निकालना है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x के पावर 4। ये डेरिवेटिव को हम एक और तरीका से दिखाते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स से दिखाते हैं। इसको कैसे दिखाते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स से, ये जरूर आप लोग पढ़े होंगे। जब कोई फलन का डेरिवेटिव होता है तो उसको इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है कि डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन सिर्फ वही फलन मिल जाता है। और किसी नोट अगर नहीं लिखवाए होंगे तो ध्यान में रखना है, या बताए भी है कि अगर इंटीग्रेट करते हैं किसी भी डेरिवेटिव फलन को तो ओ वही फलन प्राप्त हो जाता है, प्लस सी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन वही फलन हम लोग को फिर प्राप्त हो जाता है। अब इसीलिए इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फलन निकालने के लिए, तो इंटीग्रेट कर देंगे एफ डैश ऑफ एक्स का इंटू डी एक्स। इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, जब समीकरण में इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे इंटू डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा। ये जो प्लस सी लिखे ये हमेशा लास्ट में ऐड करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो 4x³ तक घात वाला फार्मूला लगेगा, और यहाँ पर भी घात वाला फार्मूला लगा सकते हैं, इसलिए x के पावर 4 है नीचे में, इसको ऊपर लिखेंगे तो x के पावर -4 हो जाएगा। अब ये दोनों जगह हम लोग घात वाला फार्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स बराबर 4 इंटू घात वाला फार्मूला यूज करेंगे तो एक घात बढ़ जाता है, 3 है तो 4 हो जाएगा, बट्टे में 4 -3 इंटू यहाँ पर एक घात जुड़ता है तो -4 में एक जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? -3। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर x का घात -3 बचेगा, नीचे में भी उतना ही घात आएगा -3। अब c ऐड कर देना है। अब यहाँ से देख सकते हैं 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो जो एफ ऑफ एक्स का यहाँ पर मान देखने को मिलेगा x के पावर 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x के पावर -3 प्लस c। जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर निगेटिव घात रहता है तो हमेशा उसको हम लोग पॉजिटिव करके लिखते हैं। तो जब ऊपर में निगेटिव है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? नीचे में लिखते हैं, और नीचे में x का घात कितना लिखाएगा? पॉजिटिव में 3 प्लस c। अब हमको यहाँ पर c भी नहीं चाहिए, c को हटाना है। इसके लिए हम लोग का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देख सकते हैं एफ ऑफ 2 का मान 0 दिया हुआ है, मतलब x के जगह अगर 2 रखते हैं तो एफ ऑफ 2 का मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस समीकरण में क्या करते हैं? जो समीकरण 1 यहाँ पे मान्य है, इसको x के जगह 0 रखते हैं, एफ ऑफ 2 रखते हैं, सॉरी। यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रखेंगे, प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस c। अब f ऑफ 2 का मान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 रख देते। 2 के पावर 4 का मान कितना होता है? 16, और 2 के पावर 3 का मान कितना होता है? 8 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसको भिन्न का जोड़ बना लेते हैं, नीचे में 1 कर लेते हैं, तो 0 बराबर एलसीएम इसका 8 आएगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे बात करते हैं 16 8 128 होता है, 48 हाथ में 4 8 4 12 16 6 128 होता है, प्लस यहाँ पर ये एक बार में जाएगा तो यहाँ पर एक में 1 से गुना होगा, एक ही रह जाएगा, प्लस c। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? जोड़ेंगे तो 129 बटे क्या हो जाएगा? 8। तो हमको c का मान चाहिए, तो c के साथ ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो c का मान 129 बटे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब यही c का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे तो हम लोग को फलन प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का क्या था? एफ ऑफ एक्स बराबर x के पावर 4 माइनस प्लस था 1/x³ माइनस सी का मान निगेटिव में आया था 129 बटे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब मैच करा लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके हिसाब से। x के पावर 4 1 यहाँ पर याद रखना आंसर, x के पावर 4 1/x के पावर 3 प्लस
यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस होगा 129/8 होगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट होता है। अब अगर इससे रिलेटेड हम जितना भी क्वेश्चन छोड़े हैं उसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। आगे का टॉपिक हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि आगे का टॉपिक और क्या दिया हुआ है। अब हम लोग जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, अब कोई हम लोग मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। अब मेथड का प्रयोग करके इंटीग्रेशन को क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। तो समाकलन का जो विधि होता है, हम लोग समाकलन का 3 विधि देखने वाले हैं। समाकलन सॉल्व करने का 3 विधि देखने वाले हैं और 3 विधि से हम लोग समाकलन को सॉल्व करेंगे। एक है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, एक है खंडशः समाकलन जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोला जाता है। तो हम लोग अलग अलग विधि हम लोग जानने वाले हैं। समाकलन की विधि सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और समाकलन की विधि में हम लोग सबसे पहले विधि पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। समाकलन की विधि या विधियां लिखा जाए। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें 1 नंबर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसमें होता क्या है? बेसिकली जो फलन होता है, मान लो कि चर x चर के रूप में कोई फलन है तो उसको हम लोग दूसरे चर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे क्या हो जाता है? हम लोग का इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। उससे क्या हो जाता है? हम लोग का इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। जब हम लोग एक चर का चेंज करके दूसरे चरों में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब देखो ये चेंज करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसको और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करना है। माना कि एक इंटीग्रेशन हम लोग का है I बराबर f(x) इंटू डी एक्स। हम इसको चाहते हैं, हम इसको क्या चाहते हैं कि ये जो x का फलन है ये चेंज हो जाए किस रूप में? किसी दूसरे फलन t के रूप में या u के रूप में, किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी फलन को हम लोग एक चर x के रूप में तो उसको दूसरे चर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो फिर से मान लेना है, एक सब्स्टिट्यूट लिख लेंगे, यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे x बराबर g ऑफ t क्या लिखा जाए कि बेहतर रहेगा? x बराबर g ऑफ t
प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो देखो हम x के जगह क्या कर रहे हैं, इसको t के फलन के रूप में प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। इस x के जगह तो हट जाएगा, लेकिन ये dx कैसे हटेगा? दिक्कत तो यहाँ पर भी आएगा ना कि ये dx को कैसे हटाया जाए। x के जगह तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये x अब नहीं रहना चाहिए, ये भी t के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। अब देखो ये dx को t के रूप में परिवर्तित करने के लिए सबसे आसान ये है, जब इसको ये हम मान लें कि x बराबर जी ऑफ टी प्रतिस्थापित करने पर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx बटे क्या हो जाएगा, dt, और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ t हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन जी डैश ऑफ t हो जाएगा, इसलिए कि फलन का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो जी डैश ऑफ t हो जाएगा। हमको dx का मान चाहिए, तो dt को उधर भेज देते हैं, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ t इंटू dt हो जाएगा। अब देख सकते हैं dx के जगह हम इसको लिख सकते हैं जी डैश ऑफ dt, और x के जगह g ऑफ t लिख सकते हैं। इस तरह से पूरी तरह से जो इंटीग्रेशन था वो परिवर्तित हो गया t के रूप में। यहाँ पर ये हो जाएगा g ऑफ t हो जाएगा x के जगह, और dx के जगह g डैश ऑफ t इंटू dt हो गया। इस तरह से इंटीग्रेशन को x चर वाला था उसको किस चर में कन्वर्ट कर दिए, t के चर के रूप में बदल दिए। तो ये तरीका होता है चेंज करने का, ये तरीका होता है चेंज करने का। कोई भी चर है उसको दूसरे चर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और इससे ये फायदा होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। इससे ये क्या होता है, बेनिफिट होता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। और ये क्लियर ढंग से और समझने लगेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि कब अप्लाई करेंगे, और क्लियरली समझ में आने लगेगा जब हम लोग क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे तब। इसको लिख लेना है। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। एग्जाम्पल 5 में ही दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 5 का। एग्जाम्पल 5 का हम लोग 4 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एग्जाम्पल 5 का पहला क्वेश्चन लेते हैं 1 नंबर। अब हम जब यहाँ पे बात करते हैं साइन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन का, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले से भी फार्मूला बता चुके हैं कि अगर इसका इंटीग्रेशन करना है और एक्स के रूप में यहाँ पे कोई भी रैखिक रूप रहेगा, तो हमको पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। यहाँ पर माइनस कॉस हो जाएगा, एंगल क्या है, एम एक्स है, तो एम एक्स रहेगा, रैखिक रूप में है। जब रैखिक रूप में रहेगा तो जो एक्स का गुणांक है उससे क्या कर दो, भाग कर दो, तो ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी बना दिए, हम डायरेक्ट बता दिए थे, लेकिन ये कैसे इतना आ जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कैसे आ जाता है इतना, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इसको हम लोग फिर से बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। हमको इंटीग्रेट करना है साइन एम एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं, साइन एम एक्स का फार्मूला नहीं जानते। एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, एम एक्स है, इसीलिए इसको साइन एक्स बोले या साइन यहाँ पर इसको टी से प्रतिस्थापित कर दे तो साइन टी बन जाएगा, और साइन टी बन जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन आसानी से बता सकते हैं। इसलिए हम लोग जो प्रतिस्थापन करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, एम एक्स को टी प्रतिस्थापित कर देंगे। एम एक्स को क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, एम एक्स बराबर टी प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर अभी भी थोड़ा देर पहले बताया कि इसको तो जगह पर टी लिख देंगे, लेकिन dx को भी हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमको इसको टी के रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो m अचर है तो ऐसे ही रहेगा। और dx का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या लिखाएगा, dx/dt, और t के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव, जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो वैसे t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से ये 1 निकल गया। हमको यहाँ चाहिए क्या, dx चाहिए, तो ये dt और m को उधर भेजते हैं, तो dx को लेना है तो dt इधर भाग में जाता तो इधर चला जाएगा गुना में, लेकिन m इधर गुना में था, ये आ जाएगा भाग में। इस तरह से dx का मान कितना निकल गया है 1/m इंटू dt। अब हमको इस फलन में प्रतिस्थापित कर देना है, तो साइन इंटीग्रेशन हो गया, साइन mx को क्या मान है t, तो इसके जगह पर t लिख दिए। अब यहाँ पर dx का मान कितना आया, तो dx का मान है 1/m इंटू dt। अब ये जो 1/m है ये पूरा का साथ गुणा में है, ये अचर पद है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। तो 1/m को बाहर कर लिए तो क्या बच गया, साइन t इंटू डी टी। अब आसानी से हम लोग जानते हैं साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस t हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई भी गुणांक है नहीं, यहाँ पर ये माइनस कॉस t हो जाएगा, तो माइनस कॉस t लिखा जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। अब हम यहाँ पे t माने थे, तो t जिसको माने थे t के रूप में तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो माइनस कॉस t किसको माने थे, mx को माने थे, तो t के जगह पर जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से जो माने थे उस रूप में हमको आंसर लिख के लाना होगा, t के चर में लाना होगा, इसलिए t के चर में ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो t के जगह पर फिर से रिप्लेस कर देना है mx को, और नीचे में यहाँ पर क्या आ गया m आ गया प्लस c। ये देख सकते हैं डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन ऊपर में यही चीज़ें लिखे थे। तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन अब ऐसे इसको बनाना कभी भी नहीं है प्रतिस्थापन विधि से, इतना इजी क्वेश्चन कभी भी नहीं देगा प्रतिस्थापन विधि से, इसलिए कि इसको लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं जैसे हम बताए। ठीक, प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा, इस बात को समझना है। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बताएंगे, जिसका और ज़्यादा हम लोग क्लियर ढंग से इसको हम लोग समझ पाएंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पर हम और क्वेश्चन करेंगे।